जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज के हम जो क्लास करवा रहे हैं ये करंट अफेयर्स क्विज जनवरी 2025 की महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें आपका जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है लगभग इस क्लास में आपको आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और यहाँ से आपका पूरा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये जनवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे जो कि पार्ट नंबर 1 है और ऐसे ही हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सारी क्लासेस कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया है। जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया? प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, प्राकृतिक कारणों से या मानवीय गतिविधियों के कारण। तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, केमिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसकी वजह से ही झीलों का रंग जो है भूरा हो गया है और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस की हम बात करें तो यह मनाया जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी या 30 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसीलिए इस दिन को जो है यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं किसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, चीन में हाल ही में किस परमाणु संलयन उपकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका नाम है EST यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमैक, ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, JET ज्वाइंट यूरोपियन टोरस या LHD लार्ज हेलिकल डिवाइस। तो इसमें याद रखिएगा जो परमाणु संलयन है, किस परमाणु संलयन उपकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका नाम है EAST यानी कि ईस्ट। आप ऐसे भी याद रखिएगा EAST ईस्ट जो परमाणु संलयन उपकरण है इसके द्वारा यह है नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है? तो भारत इसमें दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ सहयोग कर रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सी योजना सहायक है? तो इसमें कौन सी योजना है? CGTMSE, द रेट्स, फिर TREDS बोल सकते हैं इसे, MCGS, MSME, ECLGS। ठीक है। तो इसे बताना है कौन सा सही होगा। याद रखिएगा MCGS MSME मिनिमम सपोर्ट एंड इसका हो जाएगा मिनिमम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, लिबिया लोबो सारदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? लिबिया लोबो सारदेसाई, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम के खेल या विद्वान? तो यह एक स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है और इनको अभी हाल ही में इनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इनका नाम है लिबिया लोबो सारदेसाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रही हेनरी वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? हेनरी वर्गीकरण प्रणाली की बात करेंगे तो यह फिंगरप्रिंट मिलान से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका PDF अगर आपको इसको चाहिए तो PDF आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार निकोबारी लोगों द्वीप पर कब पहुंचे? तो निकोबारी जो लोग हैं यह द्वीपों पर कब पहुंचे थे? 11,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले, 2,000 वर्ष पहले या 1,000 वर्ष पहले? तो याद रखिएगा जितने भी निकोबार के लोग हैं, निकोबारी जो है यह सभी 5,000 वर्ष पहले द्वीपों पर पहुंचे थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन कौन सी समिति करती है? तो राजकोषीय जितने भी नियम हैं इनका मार्गदर्शन कौन करता है? NK सिंह समिति के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट
ASER 2024 के अनुसार किन राज्यों में गणित कौशल में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो गणित कौशल में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक सुधार देखने को मिला है? हिमाचल प्रदेश और बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या राजस्थान और गुजरात? याद रखिएगा, इसमें 4 राज्य शामिल हैं, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इनमें सबसे अधिक गणित कौशल में सुधार देखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? लेजिम की हम बात करें मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात या मिजोरम, तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 लेटरल एंट्री योजना किसके सुझाव पर आधारित है? तो लेटरल एंट्री योजना की बात करेंगे, यह किसके सुझाव पर आधारित थी? योजना आयोग, नीति आयोग, संयुक्त संसदीय समिति या पंछी आयोग? याद रखिए ये पंछी आयोग है, तो यह नीति आयोग की सिफारिश पर इसको शुरू किया गया था, लेटरल एंट्री योजना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1915 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना होती है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 भारत और ओमान के बीच किस प्रकार का व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है? तो भारत और ओमान इन दोनों के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, रणनीतिक साझेदारी समझौता, केवल सेवा क्षेत्र के लिए व्यापक व्यापार समझौता, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इनके मध्य, भारत और ओमान के मध्य व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर वार्ता चल रही है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं 2025 जो भी चल रहा है और जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, सभी साथी क्लास को लाइक करते जाएं और शेयर करते जाएं। कम से कम इस वीडियो में आपको 100 लाइक तो करना ही है, 100 लाइक्स आपको यहाँ पे करना है। याद रखिएगा, जितने भी साथी हैं सभी लोग कम से कम 100 लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है चीन की ऋण जाल कूटनीति से क्या अभिप्राय है? तो चीन की जो ऋण जाल कूटनीति है, इससे क्या अभिप्राय है? अब ये बहुत चर्चा में रहा। तो यह चीन द्वारा अन्य देशों को मुफ्त में सहायता प्रदान करना? नहीं, मुफ्त में तो कोई कुछ भी नहीं देता है। चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के कारण उनका ऋण बोझ बढ़ना, चीन द्वारा अन्य देशों को सैन्य सहायता प्रदान करना, चीन द्वारा अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा, चीन की जो ऋण जाल कूटनीति है, इसमें चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के कारण फिर क्या करता है? उनका ऋण बोझ बढ़ाना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कौन कौन से देश चीन के ऋण नीति का शिकार हुए हैं? तो जैसे भी वर्तमान में पाकिस्तान है, श्रीलंका भी हुआ है, और इधर देखें तो मालदीव और म्यांमार भी इसके शिकार हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति पर नजर रखने वाला एक नया मॉडल जारी किया है, जिससे पता चलता है कि यह 5 साल पहले की तुलना में अब साइबेरिया के अधिक निकट है और तथा रूस की ओर बढ़ रहा है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के विस्थापन का प्रभाव हो सकता है। तो इसका जो प्रभाव है क्या हो सकता है? तो इससे जो है नेविगेशन सिस्टम में बाधा आ सकती है। जो आपकी नेविगेशन प्रणाली है और जिसके माध्यम से आप मैप वगैरह चलाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके द्वारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में चर्चा में रहे पैराक्वाट क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जो पैराक्वाट है, इसकी बात करेंगे। एक प्रकार के कीटनाशक, एक प्रकार का खाद, एक प्रकार की दवा, एक प्रकार की खनिज। याद रखिएगा, पैराक्वाट की बात करेंगे, यह एक प्रकार का कीटनाशक है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में चर्चा में रहे आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की शिकायत पर त्वरित समाधान, बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना, बैंकिंग शुल्क को कम करना, या केवल बड़े ग्राहकों की शिकायत का समाधान करना। तो आप सभी जानते हैं जो RBIOS यानी कि आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना है, इंटीग्रेटेड जो लोकपाल योजना है, इसकी बात करेंगे तो यह है आपका ग्राहकों की शिकायत के त्वरित समाधान के लिए बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हाल ही में चर्चा में रहे सचेतक वेब क्या है? सचेतक की बात करेंगे, यह क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहे सचेतक की बात करते हैं। संसद में किसी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने के लिए आदेश, संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार, किसी भी विधेयक का विरोध करने का अधिकार, या संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार। सचेतक यानी कि व्हिप की बात करेंगे
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसद में किसी भी विधेयक पर, जो संसद है, संसद में किसी भी विधेयक पर जो है, इसकी बात करेंगे तो संसद में किसी भी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने के लिए आदेश देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचेतक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड किस देश का स्वायत्त क्षेत्र है? ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड किस देश का स्वायत्त क्षेत्र है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क या आइसलैंड? तो यह डेनमार्क का एक स्वतंत्र स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड का। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एतिकोप्पा गुड़िया कहाँ बनाई जाती है? एतिकोप्पा गुड़िया की बात करेंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे एतिकोप्पा गुड़िया यह आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में चर्चा में रहा किस्वा क्या है? किस्वा की बात करेंगे, यह क्या है? मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा, इस्लामी कला का एक रूप, हज यात्रा के दौरान पहना जाने वाला वस्त्र या कुरान की एक आयत? तो याद रखिएगा, किस्वा की बात करेंगे तो हज यात्रा के दौरान जब आप मक्का जाते हैं तो मक्का में काबा को ढकने वाला एक कपड़ा होता है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मक्का में काबा को ढकने वाला एक कपड़ा जिसे हम क्या कहते हैं? किस्वा, इसे कहा जाता है किस्वा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए हैं? गाजियाबाद, बड़ोदरा, कोलकाता, हैदराबाद, गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, रेल हाइड्रोजन वैली मुद्रा, जयपुर, भोपाल, नागपुर, चेन्नई या रांची, जमशेदपुर, लखनऊ, पटना? तो याद रखेंगे, भारत के कौन कौन सा औद्योगिक क्लस्टर जिनको हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहल में शामिल किया गया है, तो इसका नाम है गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, रेलवे, मुंबई, केरल और हाइड्रोजन। केरल की जो हाइड्रोजन वैली है और मुंद्रा, इन सभी को शामिल किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें जो है किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? राज्य के राजकोषीय स्थिति के आधार पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य के जो राजकोषीय स्थिति है इसी के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CDBC पर प्रतिबंध लगा दिया है और CDBC क्या है? CDBC की बात करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए डिजिटल शेयर, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए डिजिटल मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए गए E-वॉलेट या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए गए डिजिटल मुद्रा को CDBC। और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने CDBC पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। और CDBC को बोलते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो अभी सभी जानते हैं, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया अभी। और सभी साथी 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जितने भी साथी हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में चर्चा में रही मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार के लिए क्या प्रावधान है? तो इसमें जो प्रावधान किया गया है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को दया याचिका दायर की जा सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल दोनों को दया याचिका दायर की जा सकती है। यह इसके लिए नया प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में चर्चा में रहे सबसे तरजीही राष्ट्र मोस्ट इवोर्ड नेशन का क्या अर्थ है? तो इसका मुख्य अर्थ क्या है? एक देश दूसरे देश को सबसे अधिक आयात शुल्क दे, और एक देश दूसरे देश को सबसे कम आयात शुल्क देना, दो देशों के बीच कोई व्यापार नहीं है, केवल एक ही उत्पाद का व्यापार करना। याद रखिए, सबसे तरजीही राष्ट्र का मतलब है, इसका अर्थ है कि एक देश दूसरे देश को कम आयात शुल्क देना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम आयात शुल्क देना, यह होता है सबसे तरजीही राष्ट्र, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगला प्रश्न है 28, हाल ही में चर्चा में रहे विभेदित मूल्य निर्धारण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसको केवल उत्पादन लागत, केवल मांग और आपूर्ति, ग्राहक की आयु, स्थान या आय, मौसम। इसमें ग्राहक की आयु, स्थान और आय इसको प्रभावित करता है विभेदित मूल्य निर्धारण को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सुकन्या समृद्धि योजना SSY का मुख्य लाभ क्या है?
इसका मुख्य लाभ क्या है? लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना, लड़कों के लिए उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करना, बुढ़ापे के लिए बचत योजना, महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह लड़कियों की जो शिक्षा है इसके लिए बचत को प्रोत्साहित करना सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य लाभ है। ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में चर्चा में रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को रोकना, लिंगानुपात में सुधार करना, बाल श्रम को समाप्त करना या महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब है कि लिंगानुपात में सुधार करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में रहे मन्नाय समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? मन्नान समुदाय की बात करेंगे केरल, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान। तो ये मन्नान समुदाय केरल में निवास करता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। याद रखिएगा जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, बिहार का इसमें सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है बिहार। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? तो याद रखेंगे दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा 5G जितने भी 5G सब्सक्राइबर्स हैं इसमें भारत सेकंड स्थान पर है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सी सही नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, वस्तु एवं सेवा कर ढांचा, सरकारी ई मार्केट प्लेस या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है जिसके नाम है राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 36, हाल ही में भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? 10%, 15%, 20% या 25%? तो 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल का जो प्रतिशत है ब्लेंडिंग का यह 20% रखा गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण क्या बताया है? पेरिस समझौता जो हुआ था उससे बाहर निकलने का क्या कारण बताया? जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों को दंडित करना, चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का नुकसान या पेरिस समझौते की जटिल प्रक्रिया। तो याद रखेंगे चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना, यह इसका मुख्य कारण बताया इसने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की? गोवा, उत्तराखंड, केरल या पंजाब? तो याद रखेंगे गोवा। गोवा जो देश है आपका, गोवा ने सबसे पहले, यहाँ पे गोवा की बात करेंगे तो गोवा ने ही सबसे पहले समान नागरिक संहिता, जिसका उल्लेख किसमें दिया गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में भी इसका उल्लेख किया गया है समान नागरिक संहिता का, और यह सबसे पहले गोवा में लागू की गई। और इसके बाद उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड आता है, सेकंड नंबर पे याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? स्मार्ट सिटीज मिशन जो है इसके तहत 25, 50, 100, 200, यहाँ पे 100 शहरों को शामिल किया गया है। याद रखिएगा 100 शहर है जिनको स्मार्ट सिटी शहरों के तहत चयन किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? जल का प्रदूषण, जल का अत्यधिक उपयोग, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण या सिंचाई परियोजनाओं का विरोध? याद रखेंगे जो जितनी भी पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है यही विवाद का मुख्य कारण है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस GEP रिपोर्ट के अनुसार उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं EMDES वर्तमान में वैश्विक GDP में कितना योगदान देती है? 25, 35, 45 या 55? याद रखेंगे 45% GDP में योगदान देती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी NARCL की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? नई बैंकों की स्थापना, गैर निष्पादन परिसंपत्तियों का समाधान, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना या ऋण प्रवाह में वृद्धि? तो याद रखिएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का समाधान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार समझौतों संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत अमेरिका व्यापार संबंध जो भी है, व्यापार संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी हस्तांतरण, व्यापार शुल्क विवाद, वीजा प्रक्रिया या जलवायु परिवर्तन सहयोग। तो याद रखेंगे व्यापार शुल्क विवाद यह सबसे बड़ी चुनौती है और इसी के द्वारा ही अभी देखेंगे तो हाल ही में भारत और अमेरिका के संबंध भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड समूह भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया, भारत अमेरिका रूस चीन, चीन रूस जापान या भारत अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस। याद रखेंगे इसमें भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में किस राशि तक पहुंच गया है? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा यह है आपका 137.41 बिलियन डॉलर आपका व्यापार हो चुका है, याद रखिएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में चर्चा में रहे कालरीपट्टू का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो कालरीपट्टू का उद्भव की बात करेंगे तो यह है उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। केरल से माना जाता है इसका उद्भव, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यह भी चर्चा में भी रहा। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में चर्चा में रही पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी का क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया व्यवसाय, विदेश में एक कंपनी द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी की स्थापना, किसी अन्य देश की कंपनी में अंशधारिता खरीदना या किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करना। तो इसका मुख्य जो अर्थ होता है विदेश में एक कंपनी के द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी की स्थापना करना, इसे कहते हैं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर प्रश्न है, भारत में स्पैम को नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार विभाग DOT द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? डिजिटल किला, संचार साथी, साइबर सुरक्षा केंद्र या स्पैम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म मतलब इसका मतलब है जो ये भारत में स्पैम को नियंत्रित करने के दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया, इसका अर्थ है संचार साथी। संचार साथी को शुरू किया गया है, याद रखेंगे संचार साथी नाम से पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर प्रश्न है, ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक के तहत क्या किया जाता है? खाद्यान्न का आयात किया जाता है, खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है, सरकारी भंडार से खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री की जाती है या खाद्यान्न का किसानों से सीधे खरीद लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी भंडार से खाद्यान्न के खुले बाजार में बिक्री की जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का क्या प्रतिशत रहा है? तो इसमें 4.7% इनका परसेंटेज रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या यह एक स्वायत्त बोर्ड है? तो याद रखिएगा रबर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करेंगे, यह किसके द्वारा, ये किसके अधीन कार्य करता है? क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। क्लास को लाइक कर दीजिए सभी साथी जितने भी हैं, शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। ठीक है, और जितने भी साथी हैं अगर इसका PDF आपको चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिलेगा और वन लाइनर जो PDF था, वन लाइनर जो क्लास हुई थी उसका PDF अपलोड कर दिया गया है, तो उसका PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।